तो एनिमे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि लॉस्टवुड नाम के जंगल में एक बंदा अपना महल बनाकर वहाँ रह रहा है। ये एक ऐसा सॉर्सरर है जिससे लोग नफरत करते हैं और काफी ज्यादा डरते भी हैं। और इस बंदे का नाम है सागन। और इस समय सागन काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। उसके सामने एक एल्फ है जो कि एक गुलाम है और वो उससे पूछती है कि वो उसे किस तरह मारने वाला है। और ये बात सुन के सागन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है आखिर इससे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूँ। और सागन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि जिस लड़की को तुम सबसे ज्यादा पसंद करो उससे आखिर बात कैसे करते हैं। मतलब कि सागन इस एल्फ को पसंद करता है पर लेकिन ये लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा है मेरी तरह। और सागन अपने मन में सोचता है कि ये सब वहाँ से शुरू हुआ था। और हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था। पर लेकिन वो लड़की तभी उस सिपाही को थप्पड़ मार देती है जिससे उस बंदे के चेहरे की चमड़ी निकल जाती है और उसका भयानक चेहरा सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है आखिर तुम कौन हो। पर लेकिन वो सिपाही एक चाकू निकाल लेता है और उस लड़की के कपड़ों को काट देता है और कहता है तुमने इस चीज की उम्मीद नहीं की होगी। और वो बंदा कहता है कि सभी जिंदा वर्जन्स का चेहरा बहुत ही ज्यादा उत्पीड़क होता है। और उसकी ये सब बातें सुनकर उस लड़की को पता चल जाता है कि ये बंदा एक सॉर्सरर है और वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पर लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं तुम्हारा शरीर पाकर उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और उसका सर पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम किसी दूसरे की जगह पर कैसे घुस सकते हो। मैं अपने महल में सोने की कोशिश कर रहा हूँ। पर लेकिन इस लड़की के चिल्लाने से मेरी आंख खुल गई। और ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सॉर्सरर हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने रिसर्च को तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। जिस पर जागन कहता है कि मुझे ऐसी सॉर्सरी के बारे में नहीं जानना जिसके अंदर किसी की जान ली जाए। और वो उस बंदे का सर फोड़ देता है और कुछ खून के छींटे उस लड़की के चेहरे के ऊपर भी जाते हैं जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। पर लेकिन उस लड़की की हालत को देखने के बाद जागन कहता है कि जागने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा डरने वाली है, पर लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और जागन अपने एक स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है रिबाउंड साइकिल और सब कुछ रिवर्स होने लगता है। उस लड़के के कपड़े और उस बंदे का सर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और जागन कहता है कि इस लड़की के उठने के बाद इसे ऐसा लगेगा जैसे इसने कोई सपना देखा। पर लेकिन जागन की नजर उस लड़की के लॉकेट पर जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की चर्च से है। चर्च जो कि सभी सॉर्सरर का दुश्मन है। पर लेकिन जागन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर जागन अपने एक स्पेल का यूज करके उस लड़की को टाउन के पास टेलीपोर्ट करने के लिए सोचता है। पर लेकिन तभी वो देखता है कि कोई उसके स्पेल के साथ छेड़खानी कर रहा है और वो पीछे मुड़ के कहता है कि बारबाडोस तुम्हें मेरे स्पेल के साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और तभी हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो जागन से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जागन कहता है कि मैं बस उन लोगों को सबक सिखा रहा था जो मेरे यार्ड में शोर शराबा कर रहे थे। जिस पर बारबाडोस कहता है कि हम सॉर्सरर हैं और हमारी ताकत को बढ़ाना ही बस मायने रखता है, ना कि दूसरों की जिंदगी। और वैसे भी हम इन्हीं लोगों को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। और बारबाडोस उस लड़की को देखकर कहता है कि इसके अंदर तो काफी ज्यादा माना है, क्या तुम इसे सेक्रीफाइस करने वाले हो। जिस पर जागन कहता है कि किसी को मारकर अपनी ताकत को बढ़ाना मेरे हिसाब से एक बेवकूफी है। और जागन उस लड़की को वहाँ से टेलीपोर्ट कर वहाँ से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम है तो बाद में आना। जिस पर बारबाडोस कहता है कि तुम जागने के लिए अपने स्पेल का भी यूज कर सकते हो। जिस पर जागन कहता है हाँ बिल्कुल, उसी का इस्तेमाल करके तुम्हारी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके हैं। बारबाडोस कहता है कि हमें हमारे शरीर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जिससे हम काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। पर लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। और बारबाडोस कहता है कि आर्क डीमन में से मार्कोस मारा जा चुका है। और ये सुनकर जागन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर हमें आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है। ये टाइटल उन्हें मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है और वो लो रैंक सॉर्सरर को भी ऑर्डर दे सकते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है और 13 आर्क डीमन में से सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला बंदा कल ही निपट चुका है। अब बारबाडोस कहता है क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है। पर लेकिन रुको, तुम तो सोने जा रहे थे ना। जिस पर जागन कहता है तुझे बताना है तो बता, पर लेकिन मेरा दिमाग खराब मत कर। बारबाडोस बताता है कि आर्क डीमन मार्कोस की संपत्ति में जो भी था उसे ऑप्शन के थ्रू आज बेचा जाने वाला है। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑप्शन होने वाला है। वहाँ पर बारबाडोस और सागन साथ में जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि बारबाडोस सागन के पास उधार मांगने के लिए आया होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। सागन कहता है कि तुम किसी और से उधार क्यों नहीं मांग सकते हो। जिस पर वो कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई भी उधार नहीं देगा। बारबाडोस कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां सेट करके दे सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सागन को लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन उसे लगता है कि लड़कियां सिर्फ मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। पर लेकिन सागन नोटिस करता है कि गार्ड्स कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हैं। जिस पर बारबाडोस बताता है कि कुछ बेवकूफ लोग लड़कियों को उठाकर उनके ऊपर सॉर्सरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लगता है कि वो लोग किसी रिचुअल को परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये सुनकर सागन सोचता है लगता है वो किसी पावरफुल चीज को समन कर रहे हैं जैसे कि कोई डीमन। पर लेकिन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और बारबाडोस सागन से पूछता है कहीं तुम तो ये किडनैपिंग नहीं करवा रहे हो। सागन कहता है ये सब बेवकूफी है। जिस पर बारबाडोस कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारे इतने दोस्त नहीं कि तुम्हें वो बचा सके। जिस पर सागन कहता है कि मुझे कभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद वो दोनों नीलामी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या
संख्या में लोग आए हुए थे। वहाँ पर काफी ज्यादा चीजों की नीलामी हो रही थी और काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि किमेरिस द ब्लैक ब्लेड, ग्रिमोरी द एन्चेंट्रेस और वेलवोल द अवेरिजन। और ये टाइटल सोर्सरर जितना ही पावरफुल है और ये लोग कैंडिडेट बन चुके हैं आर्क डीमन बनने के लिए। और दूसरी तरफ ग्रिमेरिस ग्रिमेरी को पूछती है कि आखिर ये बिखरे बालों वाला आदमी है कौन। ग्रिमेरिस बताता है कि ये बारबाडोस द गिलमेट्री है और जो उसके बाजू में है उसका नाम है सागन। ये काफी ज्यादा जवान है पर लेकिन इसके पास कोई भी टाइटल नहीं है, पर लेकिन फिर भी आर्क डीमन के कैंडिडेट में उसका भी नाम आता है। और उस ऑप्शन की आखिरी चीज सभी के सामने लाई जाती है और ये चीज आर्क डीमन मार्कोथियस की खुद की जागीर है। इनके बीच एक डील हुई थी पर लेकिन मार्कोथियस के मरने के बाद वो डील टूट चुकी है, इसलिए अब हम इसका एक नया मालिक खोज रहे हैं। और ये नॉर्डर्न होली लैंड की लेजेंडरी रेस की एक मेंबर होती है जो कि एक एल्फ है। और जागन उस एल्फ को देखता ही रह जाता है और वो ऑप्शन वाला बोलता है कि आप सब जानते ही होंगे कि एल्फ भगवान के कितने ज्यादा करीब होते हैं और ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और जो उसकी मैजिकल प्रॉपर्टी है वो इसे और भी ज्यादा कीमती बना देती है और आप इस एल्फ का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो हम इसकी बोली की शुरुआत करते हैं 10,000 गोल्ड कॉइन से। और तभी एक आवाज आती है कि 1 मिलियन और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं जागन होता है। तभी बारबाडोस कहता है कि मैं मानता हूँ ये लड़की एक एल्फ है पर लेकिन इसके लिए इतनी रकम देना ठीक नहीं होगा। पर लेकिन पहली नजर में इस जागन को इस लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, उसको मुस्कुराते हुए देखना चाहता है और उसे छूना चाहता है। बारबाडोस पूछता है आखिर तू इस लड़की का करेगा क्या, जिस पे जागन ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिसको देखकर तो बारबाडोस भी डर जाता है और जागन उड़ते हुए उस लड़की के पास चला जाता है और वो सोचने लगता है आखिर मैं इससे क्या बात करूं, इसकी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही। पर लेकिन तभी वो उसके गले में उस जंजीर को देखता है और पूछता है आखिर ये क्या है। और ऑप्शन वाला बंदा बताता है कि ये कॉलर उसके माना को काबू में रखता है जिससे वो कहीं भाग नहीं सकती है और हम में से इसे हटाना कोई भी नहीं जानता है। जागन पूछता है आखिर ये होश में तो है ना, जिस पर वो बंदा बताता है ये हमेशा ऐसी ही रहती है और इसके ऊपर मामूली सॉर्सरी का कोई भी असर नहीं होता है। और जागन मन में सोचता है कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ इसकी आवाज सुनने के लिए। और उसके इस एक्सप्रेशन को देखकर वो बंदा और काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको तो यही लगेगा ये बंदा कुछ गलत करना चाहता है। अब सभी लोगों के एक्सप्रेशन को देखकर जागन सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जागन उस एल्फ को अपने महल में लेकर आ चुका था और गाइस ये वही सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया था और जागन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की से क्या बात करे। जागन सोचता है क्या मैं इससे कहूँ कि आसमान कितना साफ है, पर लेकिन रुको बाहर तो बिजली कड़क रही है, क्या मैं इससे कैसल के बारे में बात करूं, पर लेकिन नहीं ये तो काफी ज्यादा डरावना है ना। और वो सोच ही रहा होता है पर लेकिन तभी वो एल्फ कहती है मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। जागन उसकी ये मीठी आवाज पहली बार सुन रहा होता है और वो बोलता है कहो क्या बात है। पर जागन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इतना रूड क्यों हो रहा हूँ। और तभी वो एल्फ कहती है कि मास्टर मैं किस तरह मरने वाली हूँ। और ये सुनकर जागन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। जिस पर वो एल्फ कहती है क्या आप मुझे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा देने वाले हैं, क्योंकि उस महल के अंदर काफी ज्यादा सामान रखा हुआ था जो कि सजा देने में काम आता है। और ये देखकर जागन सोचता है कि ये सब मेरा नहीं है, इस महल के पुराने मालिक का है, अब फालतू में कौन सफाई करे, इसलिए मैंने इसे फेंका नहीं और इधर ही रहने दिया। अब जागन कहता है कि तुम मुझे देखकर बता सकती हो कि मैं एक सॉर्सरर हूँ, पर लेकिन मुझे दूसरों को सताने या परेशान करने में मजा नहीं आता है। इसके अलावा वो उस एल्फ से और कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उससे कैसे बात करे। बेचारा उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पा रहा होता है। पर लेकिन तभी वो एल्फ उसको अपना नाम बताती है जो है नेफेलिया। और ये सुनकर जागन अपने मन में सोचता है कितना ज्यादा प्यारा नाम है और वो उससे उसके फैमिली नेम के बारे में पूछता है, जिस पर नेफेलिया बताती है कि उसका कोई भी फैमिली नेम नहीं है, अगर वो चाहे तो वो उसको नेफी बुला सकते हैं। जागन अपने मन में बोलता है कि इसका निकनेम कितना ज्यादा प्यारा है और वो उससे पूछता है कि एल्फ में फैमिली का नाम ना होना क्या कोई आम बात है। नेफेलिया बोलती है नहीं मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ और वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अब इससे पहले कि सागन कुछ बोल पाता नेफेलिया बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए मैं एक वर्जन हूँ। और सागन शर्मा जाता है और कहता है आखिर तुम ये सब क्या बोल रही हो। जिस पर नेफेलिया कहती है मुझे लगा कि आप एक सब्जेक्ट के रूप में मेरी वैल्यू देख रहे हैं ताकि आप मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर पाओ। जिस पर सागन बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला हूँ। जिस पर नेफेलिया बोलती है तो आपने मुझे क्यों खरीदा। उन दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है और सागन कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर लेकिन हम तो जानते हैं कि सागन को ये पसंद है इसलिए इसने इसे खरीदा है। सागन अपने मन में सोचता है कि अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं तो इससे मुझे देखने का नजरिया बदलना होगा। पर लेकिन एक मिनट क्या मैं इस प्यारी लड़की के साथ एक साथ रहने वाला हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। इसके बाद सागन नेफिलिया के पास जाकर कहता है कि नेफी अब मैं तुम्हें एक कमरा देने वाला हूँ, तुम अपनी मर्जी से कोई भी कमरा चुन सकती हो। जिस पर नेफी बोलती है क्या आप मुझे कमरा चुनने के लिए दे रहे हैं, क्या मैं उसके अंदर मरने वाली हूँ। जिस पर सागन कहता है कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मैं तुम्हें नहीं मारने
मारने वाला हूँ। जिस पर नेफी बोलती है अगर आप मुझे नहीं मारने वाले हो तो आपने मुझे क्यों खरीदा। और उसकी ये बात सुनकर जागन कहता है अरे हाँ, इसको पकड़कर गुलाम बनने के लिए बेच दिया गया और इसे कहा जाता होगा कि तुम बस एक चीज हो जिसे कोई भी खरीद के एक्सपेरिमेंट कर सकता है। मुझे नहीं पता कि कर्स चाइल्ड वाला आखिर मामला क्या है, पर लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि इसके पास लौटने के लिए कोई घर है। शायद ये भी मेरी तरह है, ना ही मेरे पास घर था ना ही माता पिता। जितना कि मुझे याद है मैं शुरुआत से ही कचरे में जीता आया हूँ और तब से लोग मुझे जागन कहने लगे। और जागन नेफिलिया को कहता है मैंने तुम्हें इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम आज से मेरे लिए जिंदा रहोगी। जो सुनकर नेफिलिया हैरान होती है और कहती है ठीक है। तो गाइस इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।